बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो अफराद को बआसानी एक दूसरे के करीब ले आते हैं। अगर आप सामने वाले के मिजाज, आदात और फितरत से कमा हक को आगाही रखते हो तो फिर इससे दोस्ती करने में कोई दिक्कत या दुश्वारी पेश नहीं आती। नजीब ने मुजफ्फर की तलाश में अगरचा कई साल सर्फ कर दिए थे, ताहम इसे अपने शीशे में उतारने के लिए ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ा। चंद रोजा मुलाकात ने इन्हें दोस्त बना दिया। मुलाकात का यह सिलसिला कुछ इस तरह शुरू हुआ था। नजीब कई दिन से सी व्यू के एरिया में मुजफ्फर की आमदरफ्त का जायजा ले रहा था। वो सिल्वर कलर की होंडा सिटी में साहिल समंदर पर पहुंचता, लगभग आधा घंटा वो साहिली रेत पर चहलकदमी करता, फिर वो अलग थलग बेंच पर बैठकर दूर दराज समंदर का नजारा करने लग जाता। वो मुस्कुरा बेंच पर अच्छा खासा वक्त गुजारता। गुरूब आफ्ताब के बाद जब अंधेरा फैलने लगता तो वो बेंच को छोड़ देता और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो जाता। नजीब ने एक बात खास तौर पर नोट की थी कि वापसी से कबल वो एक सिगरेट जरूर पिया करता। निगरानी का काम मुकम्मल हुआ तो एक रोज नजीब धीमे कदमों से चलते हुए मुजफ्फर के नजदीक चला गया। मुजफ्फर वॉकिंग के बाद इस मखसूस बेंच पर बैठ चुका था। अगर आपको कोई इतराज ना हो तो मैं इस बेंच पर बैठ सकता हूँ? नजीब ने शाइस्ता लहजे में इस्तफसार किया। हाँ क्यों नहीं, मुजफ्फर ने मुतदिल अंदाज में कहा। सिटी डिस्ट्रिक्ट वालों ने ये बेंच बैठने के लिए ही बनाई है, मेरा मतलब है यहाँ लगाई है। बहुत शुक्रिया जनाब, नजीब ये कहते हुए बेंच के किनारे पर टिक गया और मुजफ्फर की तरह समंदर की लहरों को तकने लगा। मुजफ्फर की जानिब से खामोशी रही। चंद लम्हात बाद नजीब ने कहा, इस समंदर का कुछ पता नहीं चलता कि कब इंसानों पर मेहरबान हो जाए और कब ये इनकी जान ले ले। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुजफ्फर ने समंदर पर निगाह हटाए बगैर ही ताकीदी अंदाज में कहा, लगता है समंदर ने आपको बहुत दुख दिए हैं। आपका अंदाजा दुरुस्त है, नजीब ने पुरख्याल अंदाज में कहा। मुजफ्फर ने गर्दन घुमाकर नजीब की तरफ देखा और खुश अखलाकी से बोला, मेरा नाम मुजफ्फर है, मैं इधर नज़दीक ही एक इलाके में रहता हूँ, मुझे नजीबुल्लाह कहते हैं। नजीब ने दोस्ताना अंदाज में मुसाफे के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मुजफ्फर ने इसका हाथ थामते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई नजीबुल्लाह साहब, मुझे भी। नजीब ने मुख्तसर ने जवाब दिया, मैं लेदर जैकेट्स और जीन्स का बिजनेस करता हूँ। मेरी इंडस्ट्रियल एरिया कराची में छोटी सी फैक्ट्री है जहाँ तमाम माल एक्सपोर्ट क्वालिटी का तैयार किया जाता है। मैं अपनी तैयार करता प्रोडक्ट्स को मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका और बाज़ मगरबी ममालिक में एक्सपोर्ट करता हूँ। वेरी गुड। नजीब ने सत्ताईशी नजर से इसकी तरफ देखा। तो आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। जी हाँ बिल्कुल। मुजफ्फर ने फरिया अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर पूछा, आप क्या करते हैं नजीबुल्लाह साहब? मुजफ्फर भाई, मैं एक सरकारी स्कूल में टीचिंग करता हूँ। नजीब ने सरसरी अंदाज में बताया, 3 बजे तक स्कूल से घर आ जाता हूँ, खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करता हूँ, फिर इस सिफाक समंदर की लहर गिनने चला आता हूँ। मेरी रिहाइश पंजाब कॉलोनी में है। आपने पहले समंदर के लिए मेहरबान और जानलेवा के अल्फाज इस्तेमाल किए थे और अब इसे सिफाक के खताब से नवाज रहे हैं। मुजफ्फर ने दिलचस्पी भरे लहजे में कहा, और आपने इस बात की भी तायीद की है कि इस समंदर ने आपको बहुत दुख दी। मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? नहीं, नजीब गहरी संजीदगी से बोला, आपने वही सुना है जो मैंने कहा है। ये समंदर वाकई बहुत जालिम बेरहम है। कुछ अरसा पहले इस बदबख्त ने मेरे एक अजीज अज़जान दोस्त को निकल लिया था। ओह, सुनकर अफसोस हुआ। मुजफ्फर मुतासिफाना अंदाज में बोला और दोबारा समंदर की तरफ देखने लगा। इनके बीच चंद लम्हात तक खामोशी आयल रही। फिर मुजफ्फर ने धीमे लहजे में कहा, अगर आपको बुरा महसूस ना हो तो एक सिगरेट पी लूं? जरूर पी मुजफ्फर भाई। नजीब ने मुतदिल अंदाज में कहा, मैं तो खुद भी स्मोकिंग करता हूँ, बहुत हो। मुजफ्फर ने बेतकल्फी से कहा, फिर तो आपको सिगरेट के धुएं से कोई मसला नहीं होगा। वो अपने ट्राउजर की जेब में सिगरेट का पैकेट और लाइटर बरामद करते हुए बोला, नजीब भाई, आज आप भी मेरे ब्रांड का सिगरेट पिए। नजीब ने मुजफ्फर के हाथ से मौजूद सिगरेट के पैकेट की जानब देखते हुए कहा, क्या हसीन इत्तेफाक है मुजफ्फर भाई, मैं भी यही ब्रांड पीता हूँ। बात के इख्तिताम पर नजीब ने अपनी जेब से वैसा ही सिगरेट का पैकेट निकाल कर इसे मुजफ्फर को दिखाते हुए कहा, मुजफ्फर भाई ये देखें, मेरा भी वही ब्रांड का पैकेट है। नजीब भाई, आप अपना पैकेट जेब में रखें, आज आप मेरी तरफ से सिगरेट पिए। ठीक है मुजफ्फर भाई, नजीब ने रजामंदाना अंदाज में कहा। नजीब की मालूमात के मुताबिक मुजफ्फर एक सिगरेट फूंकने के बाद वहां से रुखसत हो जाता था। गोया इसके जाने का वक्त करीब था और फिर ऐसा ही हुआ। सिगरेट खत्म होते ही वो उठ खड़ा हुआ। अब मैं चलूंगा नजीब भाई, इसने कहा। ठीक है। नजीब ने इससे अलविदाई मुसाफा किया और कहा, मैं कुछ देर और यहाँ बैठना चाहूंगा, आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह जरूर। मुजफ्फर ने मजबूत लहजे में कहा और अपनी गाड़ी की जानब बढ़ गया। मुजफ्फर रोजाना पोलो की नेवी ब्लू टी शर्ट और ग्रे ट्राउजर में मलबूस होता। इसने पाँव में जॉगर्स पहने हुए थे। वह साहिल समंदर पर वॉक करने आता। नजीब का होमवर्क मुकम्मल हुआ तो तीसरी मुलाकात पर इसने बिल्ली को थैले से बाहर निकालने का फैसला किया। आज मुजफ्फर मामूल की चहलकदमी के बाद महसूस अलग थलग बेंच की तरफ आया तो नजीब पहले से वहां मौजूद था। मुजफ्फर ने इससे गर्मजोशी से मुसाफा किया और रस्मी अलैक्स के बाद पूछा, नजीब भाई, आज आपने वॉक नहीं की? दिल नहीं चाह रहा मुजफ्फर भाई। नजीब ने बददिली से जवाब दिया, ओह, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो आपको दोस्त की याद आ रही है। मुजफ्फर ने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, वो शख्स जिसे इस बेदर्द समंदर ने निगल लिया, इसमें समंदर की कोई गलती नहीं थी। नजीब ने एक अफसरदा सांस खारिज करते हुए कहा, मतलब गलती आपके दोस्त की थी? मुजफ्फर ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। खुदकुशी वगैरह? नहीं, कत्ल। नजीब ने कती लहजे में कहा। मुजफ्फर ने तशवीश भरे लहजे में इस्तफसार किया, आपके दोस्त को किसने कत्ल किया और क्यों? वो मेरी वजह से मौत के मुंह में चला गया।
एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, वो बर्दाश्त नहीं कर सका। फयाज बेहद हसास शख्स था, इसने मेरे रवैये से दिल बर्दाश्त होकर अपनी जान दे दी और उसने खुद को इसी समंदर की बेरहम मौजूद के हवाले कर दिया। मैं खुद को इसकी मौत का जिम्मेदार समझता हूँ। अगर मैंने इसके एतमाद को ठेस न पहुंचाई होती तो आज वो जिंदा होता। आह नजीब भाई, मुजफ्फर ने गहरी संजीदगी से कहा। अगर आप माइंड ना करें तो मैं इस वाक़े की तफसील जानना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आपसे आपके दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। मैं एक शर्त पर आपको अपनी बीता सुना सकता हूँ मुजफ्फर भाई, नजीब ने अजीब से लहजे में कहा। जब इन दोनों के दरमियान पूरे एतमाद और बेतकल्लुफाना ताल्लुकात कायम हुए तो उन्होंने एक दूसरे को मुखातिब करते हुए साहब की बजाय भाई का लफ्ज़ कहना शुरू कर दिया। कैसी शर्त नजीब भाई? मुजफ्फर ने उलझन ज़दा लहजे में पूछा। मेरी कहानी के जवाब में आप भी मुझे कोई ऐसा ही किस्सा सुनाएंगे जब आपकी वजह से किसी के साथ कोई बड़ी ज्यादती हुई हो। नजीब ने इसके चेहरे पर निगाह जमाकर ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया। हर इंसान की जिंदगी में कम से कम एक आध ऐसा वाक़या जरूर होता है जो उम्र भर का पछतावा बन जाता है। ये अलग बात है कि बाद लोग अपनी नदामत और पेशेमानी का इजहार करने के बजाय अंदर से कुड़ते और खुद को एक नामालूम सी नफ्सियाती सजा देते रहते हैं। आप बड़ी मंतकी बात कर रहे हैं, मुजफ्फर ने मुतदिल अंदाज में जवाब दिया। बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं भी काफी अरसे से एक रोग के साथ चुपचाप जी रहा हूँ, अपनी गलती बल्कि गुनाह का जहर पी रहा हूँ। नजीब दिल गिरफ्तार लहजे में बोला। मगर अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। मैं यहाँ आता हूँ तो ये समंदर मुझे पुकारने लगता है। इसकी शोरज़दा लहरें मुझे अपनी तरफ बुलाती हैं और वो मुझे अपने अंदर समेट लेना चाहती हैं ताकि मैं फयाज के पास पहुँच जाऊँ, तो इसके कदमों में गिरकर अपनी खता की माफ़ी मांग लूँ। मैं किसी भी शाम खुद को समंदर के लहरों के सुपुर्द कर दूंगा। नजीब भाई, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, मुजफ्फर ने इसका शाना थपथपाते हुए कहा। आए गाड़ी में बैठकर आराम से बात करते हैं। आज मुझे अच्छी खासी फुर्सत है। मैं वापसी पर आपको पंजाब कॉलोनी भी ड्रॉप कर दूंगा। नजीब बेचूचरा इसके साथ चल पड़ा। वो दोनों मुजफ्फर की होंडा सिटी में आ बैठे। मुजफ्फर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और नजीब इसके बराबर पैसेंजर सीट पर विराजमान हो गया। मुजफ्फर की गाड़ी दूसरी गाड़ियों से खासे फासले पर थी और इसके अंदर अंधेरा भी हो रहा था। मुजफ्फर ने लाइट ऑन की तो नजीब ने जल्दी से कहा, मुजफ्फर भाई प्लीज लाइट बंद कर दे, मैं तारीकी में काफी सुकून महसूस कर रहा हूँ। मुजफ्फर ने फौरन रूफ लाइट को ऑफ कर दिया और जेब से अपना सेलफोन बरामद करने के बाद नजीब से कहा, नजीब भाई सबसे पहले तो आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, बाकी बात बाद में। नजीब ने अपना सेलफोन नंबर दोहराया और जेब से बटनों वाला फोन निकाल लिया। अगले ही लम्हे इसके सेलफोन के डिस्प्ले पर एक अजनबी नंबर से मिस कॉल वसूल हुई। मैंने आपको मिस कॉल दी है, मुजफ्फर ने कहा। आप अपने फोन में मेरा कॉन्टैक्ट सेव कर लें। कर लिया मुजफ्फर भाई, नजीब ने अपने सेलफोन के बटनों का इस्तेमाल करते हुए बताया। फिर मुजफ्फर के सेलफोन की जानिब इशारा करते हुए हैरत भरे लहजे में कहा, भाई आपके पास तो बड़ा शानदार फोन है, ये i13 Pro है। मुजफ्फर ने फहरिया अंदाज में बताया। ये एक हफ्ता पहले ही मार्केट में आया था, मैंने इसे 3.5 लाख में खरीदा है और अपना हर काम इसी तरीके से करता हूँ। ये किसी फरमाबरदार, खुशहाल और मुआवन लेडी सेक्रेटरी की तरह मेरी हर जरूरत को पूरा करता है। हर काम? नजीब ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। हाँ बिल्कुल, वो जोर देकर बोला। ये मोबाइल फोन नहीं, मेरा मोबाइल ऑफिस है। मैं दुनिया में कहीं भी हूँ, ये हमेशा मेरे साथ होता है। ईमेल से लेकर ऑनलाइन बैंकिंग तक अपनी हर जरूरत इसी से पूरी करता हूँ। फिर तो ये 3.5 लाख में महंगा नहीं है, नजीब ने अजीब से लहजे में कहा। फिर अपना बेसिक फोन इसे दिखाते हुए बोला, मेरा काम तो इसी से चल रहा है, बस इंसान का काम चलना चाहिए। मुजफ्फर ने सरसरी अंदाज में कहा, बाकी सारी बातें फरोई हैं। मेरा बिजनेस आज दुनिया में फैला हुआ है, मुझे अपना काम सही तौर पर चलाने के लिए ऐसे ही जदीद फोन की जरूरत है। ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मुजफ्फर भाई, फोन बहुत हो गया। मुजफ्फर ने गहरी संजीदगी से कहा, अब जल्दी से अपने दिल की कहकर दिमाग का गुबार दूर डालें। यह रंजीदगी आपकी शख्सियत पर अच्छी नहीं लगती। नजीब ने अपनी कहानी सुनाने से पहले याद दहानी कराने वाले अंदाज में पूछा, आपको मेरी शर्त तो याद है ना मुजफ्फर भाई? हाँ बिल्कुल याद है। मुजफ्फर सर को असबाती जुम्बश देते हुए बोला, आप अपनी कहो, फिर मैं आपको अपना एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगा जिसके लिए मैं खुद को गिल्टी महसूस करता हूँ। माजी में मैंने भी अपने एक दोस्त के एतमाद का खून किया। ओह, नजीब ने एक गहरी सांस खारिज की और ठहरे हुए लहजे में बोला, मेरी कहानी ज्यादा तो ये नहीं है। मैं और फयाज बहुत अच्छे दोस्त हैं, लोग हमारी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। फयाज की शादी मुझसे पहले हो गई, इसकी बीवी महाजबीन अपने नाम की तरह नहायत हसीन और जमील थी। बस मेरा इस पर दिल आ गया। फयाज के घर में मेरा आजादाना आना जाना था। मैंने हमारी दोस्ती को अपनी ख्वाहिश के कदमों तले रोनते हुए महाजबीन पर काम शुरू कर दिया। इस काम में जल्द ही मुझे कामयाबी हासिल हुई, मुझे महाजबीन का मुकम्मल तावन हासिल हो गया। इसके लिए किसी भी मरहले पर हम दोनों को दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो सांस मार करने के लिए थमा, फिर बयान को मुकम्मल करते हुए बोला, 1 साल के अंदर ही महाजबीन और फयाज की शादी खत्म हो गई। आइंदा 6 माह में महाजबीन मेरी बीवी बन गई और इसके 1 माह बाद फयाज ने दिल बर्दाश्ता होकर खुद को समंदर की आगोश में छुपा लिया। वो मुझसे ऐसी गद्दारी की तवक्को नहीं रखता, मगर सियाने सच कहते हैं कि इंसान को धोखा वहीं से मिलता है जहां वो अंधा एतमाद करता है। फयाज ने कभी हाबो ख्याल में भी नहीं सोचा होगा कि मैं इसकी पीठ में छुरा घूम दूंगा। इसी सदमे से इसने खुदकुशी कर ली। तो इसका मतलब है, नजीब ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, अब आप महाजबीन के साथ खुश नहीं है। इसकी सूरत देखते ही आपको धोखा याद आ जाता है जो आपने अपने दोस्त फयाज के साथ किया है, और इसके बाद आपकी बेचैनी शुरू हो जाती है। आप फयाज की मौत के लिए खुद को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं और ये हलिश अब खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि आप खुद को खत्म करने के लिए भी राजी हो गए हैं। क्या महाजबीन ने भी शर्मिंदगी का इजहार किया है अपने किए पर? महाजबीन, नजीब बुरा सा मुंह बनाते हुए कड़वे लहजे में बोला, इसने फयाज के साथ तो फिर भी जैसे तैसे 1 साल गुजार लिया, मुझे वो 4 माह बाद ही छोड़कर चली गई। कहाँ? मुजफ्फर ने बेसाख्ता पूछा। वो इस वक्त दुबई में है, वो जहरखुंद लहजे में
बोला, इसे एक करोड़पति बिल्डर पसंद आ गया है, वो मुझे लात मारकर इसी के साथ चली गई है, कहानी है तब जिंदगी बाकी, वो जिंदगी जो सरासर शर्मिंदगी है। मुजफ्फर भाई आपके हालात जानकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। जी भाई, मुजफ्फर ने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, बस इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है वह हर हाल में होकर रहता है, इसी अमल को कुदरत की कार फरमाई कहते हैं। अब थोड़ा मुझे भी अफसोस करने का मौका फराहम करें मुजफ्फर भाई, नजीब ने सपाट आवाज में कहा। आप मुझे किसी दोस्त का किस्सा सुनाने वाले थे। सूरज गरूब हो चुका था और धीरे धीरे तारीकी माहौल को अपनी बाहों में समेटने की कोशिश कर रही थी। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में अंधेरे ने मुकम्मल तौर पर छा जाना था। मुजफ्फर एक गहरी और तवील सांस खारिज करते हुए ख्वाबनाक लहजे में बोला, इन दिनों मैं लाहौर में रहता था, ये लगभग 6 साल पहले की बात है। नजीब कथा कलामी करते हुए मुस्तफसिर हुआ, लाहौर में किस जगह पर? सांदा में। आपके लबे लहजे से मुझे महसूस हुआ था कि आप मुकामी नहीं है। नजीब ने कहा, फिर सवाल किया, कौन सा सांदा, हुर्द या कलां? सांदा हुर्द, मुजफ्फर ने जवाब दिया और पूछा, आपको लाहौर के इलाकों से इतनी वाकफियत कैसे है? क्या आपका इधर जाना आना होता है? मैं जिंदगी में कभी लाहौर नहीं गया। नजीब ने ठोस लहजे में कहा, मेरे एक दोस्त की लाहौर में शादी हुई थी, इसके ससुराल का ताल्लुक सांदा कलां से है, इसकी जुबानी लाहौर की बातें पता चलती हैं। आपने सांदा का जिक्र किया तो मैंने आपसे हुर्द और कलां का फर्क पूछ लिया। खैर, लम्हाती तवक्कुफ करके वो बोझल सांस खारिज करते हुए बोला, आप अपनी कहानी जारी रखें मुजफ्फर भाई, अब मैं आपको नहीं टोकूंगा। इन दिनों मैं बिल्कुल बेकार था, मेरे पास कोई काम या धंधा या नौकरी नहीं थी। मुजफ्फर ने बताना शुरू किया, ऐसे में एक रिक्रूटिंग एजेंट से मेरी मुलाकात हुई। इस रिक्रूटिंग एजेंट ने मुझसे कहा कि अगर मैं 15 लाख रुपए का इंतजाम कर दूं तो वो मुझे यूरोप भिजवा देगा और इस वीजे के तुफैल मैं यूरोप की 26 कंट्रीज में बआसानी सफर कर सकूंगा। मेरे पास तो 15,000 नहीं थे, मैं भला 15 लाख का इंतजाम कहां से करता? लेकिन इस एजेंट की रंगीन बातों ने मुझे कुछ कर गुजरने पर मजबूर कर दिया। मेरे एक दोस्त ने गाँव की कुछ जरी जमीन फरोख्त की थी, इसके पास कमोवेश 20 लाख रुपए रखे हुए थे। इस रकम से वो अपने पुराने घर को गिराकर नए घर की तामीर का इरादा रखता था। मेरे दिल में बेईमानी आ गई, मैंने इससे 2 माह के वादे पर 15 लाख रुपए उधार मांगे। वो दोस्त मुझ पर अंधा एतमाद करता था, इसने ये कहते हुए मुझे 15 लाख रुपए दे दिए। कोई बात नहीं मुजफ्फर, मुश्किल में दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं, तुम अपनी जरूरत पूरी करो, मैं मकान की तामीर का काम 2 माह के बाद शुरू कर दूंगा। आपका वो दोस्त तो बड़ा दिल वाला निकला मुजफ्फर भाई। मुजफ्फर के लम्हाती तवक्कुफ में नजीब ने लुकवा दिया, हाँ नजीब भाई। मुजफ्फर असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन मेरी नीयत में खोट आ गई, मैंने इससे 15 लाख रुपए वापस करने के इरादे से नहीं लिए। वो रकम मैंने एजेंट को दी, इसने मुझे स्पेन में जवा दिया। मैंने 2 साल तक वहां खूब कमाया और एक मकामी हिस्पानी से मेरा झगड़ा हो गया। वो तनाज़ा इतना तूल पकड़ गया कि बाद कानूनी मराहल से गुजरने के बाद मुझे पाकिस्तान भेज दिया गया। मेरे पास अच्छा खासा सरमाया था, मैंने बिजनेस के लिए कराची का इंतखाब किया और आज मैं एक कामयाब एक्सपोर्टर हूँ नजीब भाई। लेकिन कभी कभी ये सोचकर बहुत नदामत महसूस होती है कि मैंने अपने दोस्त को धोखा दिया। अपने किए पर नादिम होने के बजाय आपको उस दोस्त से राब्ता करना चाहिए था। नजीब ने जज्बात से आरी लहजे में कहा, आपने मुझे बताया कि स्पेन में खूब कमा रहे थे, इसलिए आप अगर चाहते तो अपने दोस्त के 15 लाख रुपए से लौटा सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? सच्ची बात तो यह है, इन दिनों मुझे अपने दोस्त का ख्याल ही नहीं आया, वो बेपरवाही से बोला। और कराची में अपना बिजनेस चमकाने के बाद नजीब ने सवालिया नजर से इसकी तरफ देखा, आज मैं इसे 15 लाख के बजाय 50 लाख भी दे सकता हूँ। लेकिन मुजफ्फर ने ड्रामाई अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो नजीब ने ससराती आवाज में इस्तफसार किया, क्या ख्याल की तरह आपका वो दोस्त भी इस दुनिया से मुंतकिल हो चुका है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मुजफ्फर ने गाड़ी से बाहर देखते हुए कहा। बाग मामलात इतने नाजुक और हसास होते हैं कि नदामत से इनकी तलाफी मुमकिन नहीं होती। आपकी पेशेमानी इस मुतासरा दोस्त के दर्द का खुलासा नहीं कर सकती मुजफ्फर भाई, नजीब ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मुझे यकीन है अगर आप इससे राब्ता करते तो वो आपको जरूर माफ कर देता। मैंने अपने जराये से पता कराने की कोशिश की थी, मुजफ्फर ने बददिली से कहा। मुझे मालूम हुआ कि मेरा धोखा मंजरे आम पर आ जाने के बाद इसकी बूढ़ी माँ को बहुत सदमा पहुंचा। वो दिल की मरीज थी। जब इन्हें पता चला कि मैंने इनके बेटे के साथ फ्रॉड किया है तो इन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसके नतीजे में वो चल बसी। मेरे दोस्त ने मेरे धोखे से ज्यादा अपनी माँ की मौत का सदमा लिया और अपने पुराने घर को फरोख्त करके कहीं चला गया। सांदा खुर्द में कोई भी नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ होगा। इसके माँ बाप कोई करीबी रिश्तेदार भी जिंदा नहीं जिससे पूछा जाए। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं हाथ जोड़कर और पाँव पकड़कर इससे माफी मांग लूंगा और जितनी रकम का मुतालबा करेगा मैं खुशी खुशी दे दूंगा। मुजफ्फर भाई, इसकी बात मुकम्मल होने से पहले नजीब बोल उठा, माल के बदले में माल का फलसफा तो आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जान के बदले जान के फलसफे को भी समझा जाए। बात जिद्दी लोग खून बहा पर यकीन रखते हैं, तो फिर आप ही बताएं नजीब भाई कि मैं क्या करूं? मैंने सुना है कि अगर इंसान की नीयत साफ हो और पूरा इखलास कोशिश करे तो ढूंढने वाले को खुदा भी मिल जाता है। नजीब ने गंभीर अंदाज में कहा। मैं तो भी यही पूछ रहा हूँ नजीब भाई, मुजफ्फर ने उकताहट भरे लहजे में कहा। मैं इसे कैसे तलाश करूं जैसे इसने तुम्हें तलाश कर लिया है? क्या मतलब? मुजफ्फर की बिखरी हुई आवाज उभरी। मुजफ्फर के मुतवहिश इस्तफसार के जवाब में पैसेंजर सीट पर बैठे हुए शख्स ने बेअकबक 2 काम किए, वो भी मकानगी अंदाज में। नंबर 1, इसने अपने लिबास में एक साइलेंसर लगी गन निकाली और बड़ी सरत से इसकी नाल मुजफ्फर की पसलियों में रख दी। नंबर 2, इसने अपनी गर्दन के अतराफ हाथ घुमाकर चेहरे पर चढ़े हुए किसी अजनबी शख्स नजीबुल्लाह के मास्क को उतार फेंका। आलियास
मुजफ्फर के हल्क से फंसी फंसी ऐसी आवाज खारिज हुई जिसमें हैरत, बेयकीनी और खौफ बैक वक्त शामिल थे। ये तुम हो मेरे दोस्त? इलियास ने जज्बात और गुस्सीले डायलॉग्स में वक्त ज़ाया करने के बजाय अपने जेब में एक पर्ची निकालकर मुजफ्फर की जानिब बढ़ाते हुए कहा, मेरा ये अकाउंट नंबर है, अपना i13 प्रो जेब से निकालो, मोबाइल फोन बैंकिंग के जरिए मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए फौरन ट्रांसफर करो। मुजफ्फर ने कहा, ये गन तो मेरे पेट से हटा लो, जितना कहा है वैसा ही करो। इलियास ने घुराहट बड़ी आवाज में कहा, वरना इस गन की बेआवाज गोली तुम्हारी मोटी चरबेली तोंद में घुसेगी, दूसरी गोली तुम्हारे स्याह दिल में उतरेगी, तीसरी गोली तुम्हारे इब्लीसी खोपड़ी के आर पार हो जाएगी। इलियास की आवाज में ऐसी दरिंदगी और सफाकी पाई जाती थी कि मुजफ्फर ने मजीद किसी हीलो हुज्जत इसके हुक्म की तामील कर दी। अगले ही लम्हे इलियास की जेब में रखे दूसरे स्मार्टफोन की घंटी बजी। इसने सेलफोन को निकालकर देखा, वो इसके अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर चुका था। मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक पूरे 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं इलियास, मुजफ्फर ने मिन्नत रेज़ लहजे में कहा। अब तुम इस मनहूस गन को मेरे बदन से हटाओ और मुझे जाने दो प्लीज, फंड तो ट्रांसफर हो गए हैं मुजफ्फर, इलियास ने सख्त लहजे में कहा। तुम्हारी ट्रांसफर अभी बाकी है। मुजफ्फर की आंखों में दहशत और जुबान में लुकनत उतर आई। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी कमीनगी और एहसान फरामोशी की वजह से मेरी मासूम और फरिश्ता सिर्फ माँ को दिल का दौरा पड़ा, इलियास गज़बनाक लहजे में बोला। इसके खून का बदला लिए बगैर मुझे कैसे सुकून आ सकता है? पिछले 15 दिन से तुम मेरी मुसलसल निगरानी में हो। मैं चाहता तो किसी भी वक्त तुम्हें कुत्ते की मौत मारकर किसी गटर या वीरान सड़क पर फेंक सकता था, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से इकबाल जुर्म करवाना चाहता था ताकि तुम्हें दी जाने वाली सजा जायज ठहरे। सो तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए मुझे नजीबुल्लाह का रूप धार कर फयाज की फर्जी कहानी सुनानी पड़ी। अब सब खत्म हो चुका है। इतराफ़ी गुनाह के बाद तुम चैन की अब्दी नींद सोओगे। मुजफ्फर ने इलियास की आंखों से झलकती अपनी मौत को देख लिया। वो अपनी जांबशी के लिए नहीं करता रह गया, मगर इलियास को इस पर जरा भी तरसना है। इसने अपनी बेआवाज गन से बयान करदा मकामात पर हस्बे वादा 3 बेआवाज फायर किए और मुजफ्फर की गाड़ी से उतर गया। अपनी मंजिल की जानिब कदम उठाते हुए वो मुतमईन था कि इसने बिलाखिर बरसों पुराना हिसाब बेबाक कर दिया।